अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इससे पहले कितनी मरतबा हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से एक वो दौर जो कि एक गोल्डन एरा समझा जा सकता है सऊदी अरब के लिए, अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस को लेके, और एक वो दौर जो कि अभी शुरू होने जा रहा है और उसका एग्जैक्टली आगाज़ जो है वो 20 जनवरी को होने जा रहा है। जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे और वो किस तरीके से पॉलिसीज़ को लेकर चलेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है। और ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम भी बहुत ज़्यादा जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह जो बाइडन सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को उस तरह लेकर नहीं चलेंगे जिस तरह से ट्रंप लेकर चल रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि जो बाइडन जो हैं वो इतने बुरे भी नहीं होंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से मामलात को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब इक़दाम कर रहा है, और किस तरह एक थोड़ी सी एफर्ट के साथ मामलात अगर बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं, अगर बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के दौर की तरह नहीं, तो कुछ हद तक उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कौन से वो अहम फ़ायदे थे जो सऊदी अरब के हाथ में आए, सऊदी अरब ने किस तरह के फ़ायदे उठाए और किस तरह के इक़दामात यूएस से करवाए जो कि खित्ते में उसकी रीजनल डोमिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और उसने इसके ऊपर किस तरह से इजराइल को और अमेरिका को इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो असलहे की डील्स थी, जो हो सकता है एक अरसा लगता, एक वक्त लगता, यूए की डील की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, F-35 की बात करें, तो उसमें एक टाइम लगना था, एक प्रोसीजर से गुजर कर उस तमाम तर मामलात को बेहतरी की जानिब या उनको एक डील की शक्ल दी जानी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो मामलात जो शायद 5 साल 10 साल लगते, लेकिन वो मामलात बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ वो हल की जानिब गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन के आने से ये मामलात स्लो हो गए हैं और इसमें खटाई में पड़ने का भी खदशा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन सऊदी अरब के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम अगर लगता है, एक आलमी सतह पर अपना एक मुकाम जो बनाना चाहता है सऊदी अरब, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। तो जमाल खशोगी 2018 में उसका कत्ल किया जाता है तुर्की में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत बड़ी फेवर दी गई, ज़ुबानी कलामी तनकीद भी की गई, इसके ऊपर बात भी की गई, लेकिन अमली इक़दाम इसके ऊपर कोई नहीं उठाया गया। तो एक ये भी एज मिला और बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो थी उनकी जानिब से। लेकिन अगर देखा जाए इक़दामात की बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जानिब से अपने ह्यूमन राइट्स के जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है और करंट जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल बेहतर करने के ऊपर या कम्प्लीटली उसको आलमी कवानीन के जो एक रेडार है उसके अंदर लाने के लिए उस तरह इक़दामात नहीं किए जा रहे। अभी तक ये पिछले जो चार साल का जो अरसा था, इसमें उन्होंने उसके ऊपर इक़दामात तो नहीं किए, लेकिन अपने ऊपर जो तनकीद होती थी उसको कम करने के लिए या एक उसको कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे पहले भी जब भी कोई सोशल एक्टिविस्ट उठता है या हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर कोई बंदा तनकीद करता है तो उसको या तो कैद कर दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाते हैं अगर वो इनकी रीच में नहीं होता। जमाल खशोगी का जो वाक़या था वो एक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा भी एक एक्टिविस्ट जिसको गिरफ्तार किया गया हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करने की वजह से, तो वो दुराने कस्टडी ही उसकी जान चलेगी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो NGOs थी, उनकी जानिब से एक लैश बैक भी देखने को आया। उसके बाद एक और एक्टिविस्ट था जिसको रिहा तो कर दिया, लेकिन इतना अरसा वो वहाँ पर रहा, इतना वो बुरे हालात में वहाँ पर मौजूद था कि जब उसको रिहा किया गया तो कुछ ही दिन के बाद उसकी भी डेथ होगी। तो ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती थी। और अभी जो G20 समिट जिसकी फर्स्ट ये अरब कंट्री है सऊदी अरब जो होल्ड करने जा रहा है एज ए प्रेसिडेंट, उसका होस्ट होगा G20 समिट का, तो इसको एज ए PR अपॉर्चुनिटी के तौर पर सऊदी अरब की जानिब से देखा जा रहा है। तो इसके होस्टिंग के ऊपर, इसके ऊपर जो बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है वो भी इन्हीं बुनियादों के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस की जा रही हैं, यमन की बात करें या दीगर उनके अपने ममालिक अपने मुल्क के अंदर जो इक़दाम किए जाते हैं, तो वो यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है।
اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ایک ڈیل جو اسلحے کی ڈیلز تھی ان کو تھوڑا سا تیز کر لیا، اس کے بعد ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھی، ان کو جو ہے کور اپ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے، اور بہت سارا ایک جو سب سے بڑا فائدہ تھا جو دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے وہ یہ تھا کہ ایران کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیے، جو پابندیاں وہ لگا سکتے تھے وہ انہوں نے لگائی۔ لیکن جو بائیڈن کے آنے سے پہلے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اوباما کے دور میں جب وہ نائب صدر تھے اس وقت کی جو پالیسیز تھیں ایز اٹ از ان کو چلایا جائے گا، لیکن کچھ حقائق کو دیکھیں، کچھ سعودی ایفرٹس کو دیکھیں تو اور ریلیشن جو ایک لانگ ٹرم ریلیشنز ہیں ان کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اتنے حالات برے نہیں ہوں گے یا اس طرح سے کرٹیسائز جو بائیڈن نہیں کریں گے سعودی عرب کو جس طرح سے باراک اوباما اپنے دور میں کرتے تھے۔ تو ناظرین جو بائیڈن کی پالیسیز ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہوں گی جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ G20 سمٹ کے حوالے سے جو پریزیڈنسی اس وقت سعودی عرب کے پاس ہے 2020 کی جو G20 سمٹ ہے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تاحال کوئی ان کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود سے اس کی تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی ڈینائی کیا گیا ہے کہ وہ G20 سمٹ میں وہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں، اور اس کی ریزن اس سے پہلے جو ہم نے بتائی ہے وہ یہی ریزن ہے، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے، یہ سب سے بڑا ہیومینیٹیرین ایک کرائسس جو یمن میں بلڈ کیا گیا اس کا سب سے زیادہ بلیم جو ہے وہ سعودی عرب کو کیا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ایشو سٹارٹ ہوا تو یہ سٹارٹ کرنے والا سعودی عرب تھا اور اس وقت ان کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ 5 سال کے عرصے کے اندر ہم یہ تمام تر معاملات ہیں اس کو سم اپ کر دیں گے، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن بعد میں تقریباً اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اس کو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے ان کی جانب سے تاریخ کا انسانیت کا سب سے بڑا اس کو ہیومن کرائسس جو ہے دور حاضر میں اس کو گردانا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر تنقید کی وجہ سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شرکت نہ کر سکیں، لیکن جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں اس میں تھوڑا سا شفٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کو اس خطے میں اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہولڈ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کو اپنے ہاتھ میں رکھے جو کہ لیڈر سمجھا جاتا ہے مسلم ورلڈ کا، اور سعودی عرب ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے اس خطے میں ڈیو ٹو سیورل ریزن، لیکن اس میں سب سے اوپر یہ ہے کہ ہولی پلیسز جو ہیں مسلمانوں کی سب سے بڑی جو 2 مقدس جگہیں ہیں وہ سعودی عرب کے پاس ہے، وہ وہاں پر ہوسٹ کرتا ہے۔ تو اگر سعودی عرب کی مٹھی میں ہے تو دوسرے مسلمان ممالک کو مسلمانوں کو پریشرائز کرنا، ان کو انفلوئنس کرنا، یہ امریکہ کے لیے اس سے پہلے وہ اس چیز کو یوز کرتا رہا ہے پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، تو یہ ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو بالکل اگر بات کریں کہ جو بائیڈن تعلقات خراب کریں گے یا جس طرح کی پالیسیز ان کی ایران کے حوالے سے اس طرح کی پالیسیز کی وہ ان کے لیے رکھیں گے تو یہ حقائق کے تھوڑا سا منافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آئل کی ایک جو ڈومیننس ہے اس میں سب سے اوپر نہیں تو لیکن دوسرے یا تیسرے نمبر پہ سعودی عرب آتا ہے، تو سعودی عرب کی اس لحاظ سے بھی ایک اچھی پوزیشن ہے، وہ بارگین کر سکتا ہے، سب سے زیادہ رعایتی نرخوں کے اوپر جو ڈیلز کی جاتی ہیں وہ سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور بدلے میں امریکہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، اور وہ معاملات جہاں پر سعودی عرب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تو ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہم نے پہلے ذکر کیا 2 سے 3 اقدامات کیے گئے اپنی پریزیڈنسی میں، وہ اس کی مثال ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا عام ڈیلر ہے امریکہ، اس کے ساتھ جو ڈیلز ہیں اسلحے کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ تقریباً مسلم ممالک میں وہ سعودی عرب کرتا ہے، تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے وہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو اپنے ہاتھ سے جانے دے۔ اور چوتھی ریزن اس کی یہ ہے کہ ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آنے والے وقت میں ترکی کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں اتنے اچھے نہیں امریکہ کے، تو امریکہ کے ترکی کے ساتھ ریلیشن جو ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنے کے لیے، تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سعودی عرب کو جو کہ
समझता है कि ईरान के बाद अगर उसको थ्रेट है इस खित्ते में रीजनल डोमिनेंस का, तो वो तुर्की को समझता है। तो तुर्की को कंट्रोल करने के लिए, ईरान को कंट्रोल करने के लिए या उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब के साथ उस तरह ख़राब ना हो जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की जो एक फेवर वाला एक एटीट्यूड था उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक फ्री फॉर ऑल या फ्री फॉर सऊदी अरब का जो एक कॉन्सेप्ट एक बन गया हुआ था वो तकरीबन जो एक परसेप्शन है वो ख़त्म होती हमें नज़र आएगी। दूसरा एक और फैक्टर है, बहुत बड़ी लॉबी है इज़राइल की अमेरिका में। तो इज़राइल के जो मामलात हैं, इज़राइल को बहुत ज़रूरत है सऊदी अरब की आने वाले वक्त में मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए या उनको एट ईज़ लाने के लिए। तो उसके लिए भी इज़राइल नहीं चाहेगा कि अमेरिका अपने ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ ख़राब करे, और इसके लिए जो कीमत अदा की जा रही है वो है एट द स्टेक ऑफ जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं ईरान के ऊपर, उनके बदले में ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो अगर जिस तरह की अभी की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर अगर सऊदी अरब चलता है तो इसका हाल वही होगा जो इससे पहले हम कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी अरब किस तरह डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, किस तरह वो आइसोलेट हो रहा है, किस तरह वो आने वाले वक्त में एक मुस्लिम जो एक ब्लॉक था, एक मुस्लिम कम्युनिटी की हमदर्दियाँ जो थी वो उनसे दूर होता जा रहा है। लेकिन कंट्रोल डैमेज के तौर पर अगर वो G20 समिट को अपने हक में अच्छा यूज़ कर लेता है, उसके बाद जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ में तब्दीलियां आ रही हैं जिसमें वो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में तब्दीली कर रहा है, उसके अलावा जो अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, तो इस तरह के इक़दाम करके बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत वो डैमेज कंट्रोल कर सकता है। वो डैमेज जो उसको सबसे ज़्यादा जो उसको नुकसान हुआ फ्रांस वाले इशू के ऊपर, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए बल्कि मुसलमानों को और हुर्मत रसूल की हिफाजत करने की बजाय तनकीद का निशाना बनाया गया। तो आने वाले वक्त में देखना यह है कि सऊदी अरब किस तरह अपने पत्ते खेलता है, किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलता है, क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं या फिर ये आइसोलेशन जो है इसकी तरफ सफ़र सऊदी अरब का ये इसी तरह इतनी स्पीड से ही ये जारी रहता है। इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।